नमस्कार दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं मॉक टेस्ट। वो है हिस्ट्री पर। हिस्ट्री मतलब यहाँ पे इतिहास में हम लेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी। ये सभी क्वेश्चन हमने जो इकट्ठा किए हैं आपके लिए, वो सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, और कुछ भविष्य के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के मॉक के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उसमें ऑप्शन 1 है गाय उनके लिए पवित्र थी, दूसरा है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, तीसरा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, और चौथा है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो होगा करेक्ट आंसर। उन्होंने पशुपति की जो सम्मान या आराधना करना हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रम आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो यहाँ पे हड़प्पा की जो संस्कृति थी, ना तो वो दास श्रम आधारित थी, ना वर्ण पे और ना ही जाति पे, तो वो थी उचित समतावादी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते हैं? यहाँ पे गए थे होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए थे? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ईंट, दूसरा ऑप्शन है बांस, तीसरा पत्थर और चौथा है लकड़ी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ईंट, क्योंकि ईंटों के जो टुकड़े या ईंटों का भंडार हमें सिंधु घाटी की जो घरों से उत्खनन में, बहुत से उत्खननों में ईंटों का हमें अस्तित्व या ईंटें हमें उत्खनन में मिली है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो यहाँ पे एक है ऑप्शन चौड़ी और सीधी, दूसरा है तंग और मैली, तीसरा है फिसलन वाली और चौथा है तंग और ढीली। तो यहाँ पे तीनों आंसर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है सीधी और चौड़ी, क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनकी जो शहरों की गलियाँ थी वो थी सीधी और चौड़ी। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा निवासी थे, मतलब हड़प्पा निवासी कैसे रहते थे? एक ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा शहरी, तीसरा खानाबदोश और चौथा है जनजातीय। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। हड़प्पा के निवासी शहरों में निवास करते थे, या उनकी जो संस्था थी वो थी नागरी मतलब शहरी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना गया चाहिए था गए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एक है रावी, दूसरा है झेलम, तीसरा है सतलज और चौथा है व्यास। तो यहाँ पे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 बड़े शहर उत्खनन में मिले थे, वो मिले थे रावी नदी के तट पर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, 1 है मुद्राएं, 2 है कांस के औजार, 3 है कपास और 4 है जौ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हड़प्पा के लोगों ने कपास जो है सर्वप्रथम उगाई थी, वो कपास से परिचित थे।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है ऑप्शन 1 मिट्टी के बर्तन, 2 है मुद्राएं, 3 है नावें और 4 है मकान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के जो द्योतक थे वो थे मुद्राएं, मतलब उनका जो लेन देन होता था आर्थिक में तो वो मुद्राओं से चलता था, ना कि वस्तु विनिमय से। वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, या पहले चलता था गाय के बदले थोड़े चावल थोड़े गेहूँ, ऐसा कुछ चलता था। वो प्रथा हड़प्पा में नहीं थी, उनके काल में मुद्राएं प्रचलित थी। अर्थव्यवस्था में मुद्राएं उनके काल में प्रचलित थी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पे एक है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग और ऑप्शन 4 है लोह युग। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो थी कांस्य युग से संबंधित। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो एक है ऑप्शन व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार और चौथा है कृषि। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते थे, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो यहाँ पे एक है तमिल, 2 है खरोष्टी, 3 है अज्ञात और 4 है ब्राह्मी। तो यहाँ पे सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनकी लिपि थी अज्ञात, मतलब इसके बारे में अभी तक कोई, इस लिपि के बारे में अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है, अभी तक ये लिपि अज्ञात ही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है कालीबंगन, 2 है हड़प्पा, 3 है मोहनजोदड़ो और 4 है चहुंदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो था वो था चहुंदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। एक हड़प्पा, दूसरा पंजाब, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा है सिंध। तो यहाँ पे भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर है वो है हड़प्पा। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। इसमें ऑप्शन 1 है विशाल स्नानागृह, 2 है ध्यानागार, 3 है सस्तंभ हॉल और 4 है 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था या सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ध्यानागार। 2 बड़े ध्यानागार मोहनजोदड़ो के उत्खनन में मिले थे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15। तो इसमें पूछा है पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वो है शिलालेख विद्या का अध्ययन। तो यहाँ पे शिलालेख विद्या का अध्ययन होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इसमें पूछा गया है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है मिस्त्री। तो यहाँ पे मिस्त्री नहीं मिस्र है, ये मिस्र सभ्यता के लोगों ने। 2 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, 3 है चीनी सभ्यता के लोगों ने और 4 है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
2 जो होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 देखेंगे तो इसमें पूछा गया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो कौन से पैमानों के खोज में यह सिद्ध हुआ है कि वो माप और तोल से परिचित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है कालीबंगन, 2 है हड़प्पा, 3 है चहुंदड़ो और 4 है लोथल। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो लोथल के उत्खनन में माप और तोल के कुछ अवशेष मिले थे, उससे हमने ये अनुमान लगा है कि माप और तोल से सिंधु घाटी के जो लोग थे वो परिचित थे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यहाँ पे जो द्रव्य मुद्रा बनाने के लिए उपयोग में आता था वो था, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है टेराकोटा, 2 है कांस, 3 है तांबा और 4 है लोहा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन देखें तो यहाँ पे टेराकोटा की जो मिट्टी होती है इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग मुद्राएं बनाने के लिए होता था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 19 है, इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पे 1 है नटराज, 2 है नृत्य करती हुई बालिका, 3 है बुद्ध और 4 है नरसिंह। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नृत्य करती हुई बालिका जो है उसकी एक मूर्ति हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्खनन में मिली थी। इसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 20 देखें तो इसमें पूछा गया है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसके लिए 1 ऑप्शन है आर्य सभ्यता, 2 है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, 3 है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और 4 है वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की अध्ययन के साथ में संबंधित नहीं है? मतलब किसका इसके साथ संबंध नहीं है? उत्खनन में देखें तो यहाँ पे देखें चार्ल्स मेसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पी.एस. वत्स। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पी.एस. वत्स का हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन में कोई हाथ नहीं था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है सिंध, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, निम्नलिखित विद्याओं में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन है? मतलब किसने हड़प्पा संस्कृति की खोज सबसे पहले की? तो यहाँ पे 1 है ऑप्शन सर जॉन मार्शल, 2 है आर.डी. बैनर्जी, 3 है ए. कनिंघम और 4 है दयाराम साहनी। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दयाराम साहनी ने जो है सर्वप्रथम 1921 या 22 में हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की थी। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 24। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है
1936, दूसरा ऑप्शन है 1942, 3 है 1901 और 4 है 1922। तो जैसा कि पहले हमने बताया कि 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा मतलब लोथल जो है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, वहाँ से ही इन शहरों का व्यापार चलता था। तो इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 26, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालगाड़ था। तो यहाँ पे एक है सिंधु घाटी। तो अब पहले प्रश्न में ही पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और इसमें उल्टा पूछा है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालगाड़ था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देख के ही हम समझ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था या लोथल नामक जो बंदरगाह था वो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता में के टेराकोटा में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे एक है भैंस, दूसरी है गाय, 3 है भेड़ और 4 है सूअर। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता में गाय का कोई भी वर्णन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अंत में है सामवेद। तो यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेदों में एक वेद है, उसमें प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर 29। तो इसमें पूछा गया है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है कौन सा ग्रंथ है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है शल्वसूत्र और चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पे वैदिक का गणित जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणित का जो ग्रंथ है वो है शल्वसूत्र। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो एक है जौ और चावल, दूसरा है दूध और उसके उत्पाद, 3 है चावल और दालें और 4 है सब्जी और फल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में गाय सबसे प्रिय पशु था, तो वहाँ का भोजन भी मुख्यतः दूध और उसके उत्पाद ही थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो यहाँ पे जो भी अन्न सबसे पहले मनुष्य के ने प्रयोग में लाया था उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 है जौ, 2 है ओट या जई, तीसरा है राई और 4 है गेहूँ। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो प्रयोग में लाया हुआ अन्न है वो है जौ। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, उसमें पूछा गया है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चांदी, 2 है सोना, 3 है लोहा और 4 जो ऑप्शन है वो है तांबा। तो वैदिक सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा। तांबे से पहले ही एक धातु का उपयोग हुआ था जो था सोना, मगर ये इतना हल्का होता था कि अगर थोड़ा सा दाब दे तो टूट जाता था, इसलिए
उसका उपयोग हथियार बनाने के लिए नहीं हो सकता था, इसलिए तांबा यहाँ पे होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया है वेद शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बुद्धिमत्ता, 3 है कुशलता और 4 है शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें पूछा गया है आर्य पूर्व के साथ संघर्ष में सफल रहे क्योंकि। इसमें एक ऑप्शन है उन्होंने बड़े पैमानों पर हथियारों का इस्तेमाल किया, दूसरा ऑप्शन है वे अधिक लंबे और अधिक बलशाली थे, तीसरा ऑप्शन है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, चौथा ऑप्शन है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आर्य पूर्व से संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक संस्कृति के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है जौ, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चावल और चौथा है तंबाकू। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो है तंबाकू जो है इस फसल का ज्ञान वैदिक संस्कृति के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 36 इसमें पूछा गया है आर्य सभ्यता के अनुसार मनुष्य के जीवन का कौन सा क्रम आरोही क्रमानुसार सही है। आरोही मतलब बढ़ते क्रमानुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। दूसरा ऑप्शन है पहले गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। फिर तीसरा ऑप्शन है वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और चौथा ऑप्शन है संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो आर्य सभ्यता के अनुसार जो जीवन का जो मनुष्य के जीवन का सही क्रम जो है तो वो है पहले ब्रह्मचर्य, बाद में गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी का जीवन जीना, यही है मनुष्य जीवन के जीने का सही क्रम। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 37 में प्रारंभिक आर्यों में से निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, 3 है वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे और चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नगरों का यहाँ से मतलब है शहर, कि वो शहरों में निवास करते थे। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये हो जाएगा गलत कथन। मतलब ये कथन सही नहीं है कि वो नगरों में निवास करते थे, वे मुख्यतः ग्रामीण भागों में निवास करते थे। तो यहाँ पे अगर हम हमारा अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो यहाँ पे एक है शिक्षा पर, दूसरा है व्यवसाय पर, तीसरा है जन्म पर और चौथा है प्रतिभा पर। तो आरंभ में जो वैदिक सभ्यता का जो आरंभ काल है उसमें जो जीवन जो व्यवस्था आधारित थी मनुष्य के जीवन की वो थी पहले व्यवसाय के आधार पर और फिर अंत में जाके वो हो गई है जाति के आधार पर ये व्यवस्था आ गई थी। तो यहाँ पे अगर हम अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि। एक ऑप्शन है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, दूसरा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी न कि जमीन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखें तो पशुचारी थे,
ये इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि वो गाय के उनके जीवन में अनन्य साधारण महत्व था। बहुत से युद्ध उन्होंने गायों के लिए ही लड़े थे और पुरोहितों को जो उपहार दिए जाते थे वो गायें ही थी। मतलब इसका जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ये होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम हमारा अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो इसमें पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, H.H. विलियम्स, मैक्स मूलर और चौथा है जनरल कनिंगम। तो आर्यों को एक जातीय कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स म्यूलर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे पूछा गया है वैदिक युग राजा, मतलब वैदिक युग के जो राजा थे अपनी प्रजा से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है बलि, 2 है विद्या, 3 है कर और 4 है वर्मन। तो यहाँ पे जो राजा वैदिक युग में अपनी प्रजा से कर वसूलते थे उनको हम कहते थे बलि। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है ऋग्वेद से, ऑप्शन 2 है सामवेद से, 3 है यजुर्वेद से और 4 है अथर्व वेद से। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऋग्वेद से जो है वो है गायत्री मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा गया है वो हमने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे 1 है ऋग्वेद से, 2 है मत्स्य पुराण से, 3 है भगवद गीता से और 4 है मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सही उत्तर जो है सत्यमेव जयते लिया था हमने मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मुर्दभांड पॉटरी, दूसरा है आभूषण, तीसरा है बढ़ईगिरी मतलब काष्ठकरिता और चौथा ऑप्शन है लुहारगिरी। तो यहाँ पे देखें तो आर्यों द्वारा जो दस्तकारी थी वो थी लुहारगिरी जो कि उन्होंने उपयोग में लाई थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो भी ब्राह्मणों या वेद विरोधी शिक्षक होते थे उन्हें हम किस नाम से जानते थे। यहाँ पे एक ऑप्शन है यजमान, 2 है श्रमण, 3 है अथर्वण और 4 है स्थित। तो यहाँ पे देखिए तो जिनको जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक होते थे उनको हम कहते थे श्रमण। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 है सॉरी। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय्य याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो यहाँ पे 1 है घोषा, दूसरी है अपाला, तीसरी है मैत्रेयी और चौथी है गार्गी। तो ऐसी कौन सी विदुषी थी जिसने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। तो वो थी गार्गी जो विदुषी थी उसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 है ऋग्वेद की संहिता से, 2 है यजुर्वेद की संहिता से, 3 है अथर्ववेद की संहिता से और 4 है सामवेद की संहिता से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सामवेद की संहिता से हम भारतीय संगीत का प्रारंभ या उद्गम कह सकते हैं, क्योंकि सामवेद में ही जो संगीत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था। तो यहाँ पे 1 है कुशीनगर, 2 है सारनाथ, 3 है लुम्बिनी और 4 है बौद्ध गया। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी। अब वो नेपाल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भगवान बुद्ध ने अपने जो प्राण है वो कहाँ त्यागे। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है राजगीर, 2 है बौद्ध गया, 3 है सारनाथ और 4 है कुशीनगर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बुद्ध ने अपने जो प्राण त्यागे वो था स्थान जो था वो था कुशीनगर। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे पूछा गया, और इसमें हमें 1 ऑप्शन दिया गया है ज्ञात्रक, 2 है मौर्य, 3 है शाक्य और 4 है कुरु। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसके बाद अगर प्रश्न देखें तो इसमें पूछा गया है बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश या उपदेश उसे कहे तो वो कहाँ दिया। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है राजगृह, 2 है सारनाथ, 3 है गाय और 4 है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला संदेश या उपदेश जहाँ दिया उसे जो स्थान था वो है सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। मतलब यहाँ पे हमें उस जगह का नाम बताना है जहाँ प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 1 है वैशाली, 2 है कश्मीर, 3 है राजगृह और 4 है पाटलिपुत्र। तो इन सब में अगर हम देखें तो राजगृह में बुद्ध की जो है प्रथम महासभा या उसे हम क्या कहते हैं बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है अशोक, 2 है कनिष्क, 3 है हर्ष और 4 है बिंदुसार। तो यहाँ पे 5वीं जो बौद्ध परिषद हुई थी या महासंगीति जिसे हम कहते हैं तो वो थी हर्ष के काल में आयोजित हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 1 है ज्ञान प्राप्ति, 2 है धर्म प्रचारक, 3 है प्रतिभाशाली और 4 है शक्तिशाली। तो बौद्ध का जो अर्थ होता है वो है ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रसार के लिए किया गया। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है संस्कृत, 2 है पाली, 3 है प्राकृत और 4 है शौरसेनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो होगा पाली। तो यहाँ पे पाली जो है तब वहाँ की बोली भाषा थी, सभी लोग इस भाषा से परिचित थे, इसीलिए बुद्ध ने इस भाषा को उपदेश के लिए चुना था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध का जो साहित्य है किस ग्रंथ में या कौन सा बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है ये बताना है। तो यहाँ पे 1 है त्रिपिटक, 2 है उपनिषद, 3 है अंग और 4 है आरण्यक। तो बौद्ध के जो विचार या उपदेश इकट्ठित किए गए हैं वो है त्रिपिटक ग्रंथ में। तो इससे के बाद पूछा गया है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है जैनों का, 2 है बौद्धों का, 3 है सिखों का और 4 है हिंदुओं का। जैसे कि पहले प्रश्न में ही हमने बताया कि त्रिपिटक के जो ग्रंथ है इसमें बौद्धों के उपदेश या उनके धर्म की शिकवन बताई गई है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। तो बौद्ध के धर्मों का जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म ने समाज के उन 2 वर्गों को जोड़कर अपना महत्वपूर्ण
प्रभाव छोड़ा ये वर्ग थे। तो यहाँ पे एक है वणिक और पुरोहित, दूसरा है साहूकार और दास, 3 है योद्धा एवं व्यापारी और 4 है स्त्रियाँ एवं शूद्र। तो बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों को प्रवेश मिला था, इसलिए जो कि ये स्त्रियाँ और शूद्र समाज के अति तुच्छ माने जाने वाले व्यक्ति थे, इस धर्म में, बौद्ध धर्म में इन्हीं को स्थान मिला। इसलिए इन दो वर्गों में बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखा। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? एक है हड़प्पा, दूसरा है गुप्त, 3 है मौर्य काल से और 4 है बौद्ध काल से। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो अजंता की जो बहुत सी कलाकृतियाँ है वो है बौद्ध काल से संबंधित। उसके बाद बौद्ध काल के संबंधित ही बहुत सी कृतियाँ वहाँ पे कौरव लेनियों में मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम हमारा अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये हमने प्रश्न ऊपर ही देखा है। तो यहाँ पे 1 है गया, 2 है सारनाथ, 3 है पाटलिपुत्र और 4 है वैशाली। तो यहाँ पे प्रश्न डबल हो गया है, इसका आंसर भी था सारनाथ। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है? एक है ए ऑप्शन है दुनिया दुखों से भरी है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म इसमें विश्वास रखता है कि दुनिया दुखों से भरी है। तो बी देखें तो लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं के कारण, लोगों को जो दुख होते हैं उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यह भी बुद्ध की शिकवण ही थी। सी देखें तो यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी बुद्ध के प्रवचन में सुनने को मिलता था। और 4 देखें ईश्वर और आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो जो डी जो था यह बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 है ABCD, 2 है ABC, 3 है ABD और 4 है ACD। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। ऊपर की तीनों शिक्षाएं ABC जो दिया गया है, तीनों जो शिक्षा मिलती है बौद्ध धर्म से मिलती है। और चौथे जो ऑप्शन डी है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व के बारे में, तो इसमें बौद्ध धर्म को मान्यता नहीं मिली है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो 1 है हीनयान संप्रदाय, 2 है महायान संप्रदाय, 3 है वैष्णव संप्रदाय और 4 है शैव संप्रदाय। तो चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात हुआ था वो था महायान संप्रदाय की वो देन थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें धातु के बने सिक्कों का सबसे जो बने थे सिक्के उसका में पूछा गया है सबसे पहले प्रकट जो हुए थे उस जगह का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है हड़प्पा काल में, 2 है बौद्ध काल में, 3 है मौर्य काल में और 4 है उत्तर वैदिक काल में। तो बौद्ध के काल में ही सबसे पहले धातुओं के बने सिक्कों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है अत्रेय, 2 है मैत्रेय, 3 है कल्कि और 4 है नागार्जुन। तो यहाँ पे बौद्ध के विश्वास अनुसार कल्कि को बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो इसमें पूछा गया है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है प्राकृत पाठ, दूसरा है पाली पाठ, तीसरा है संस्कृत पाठ और चौथा है चित्रलिखित में। तो यहाँ पे पाली ही थी जो बौद्ध धर्म के
धर्म प्रसार की भाषा थी, उनके ग्रंथों के लिखन की भाषा थी, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा में ही बहुत से उपदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो आरंभिक बौद्ध साहित्य की भाषा में रचे गए हैं, मतलब आरंभ के जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में रचे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 1 है पाली, 2 है प्राकृत, 3 है संस्कृत और 4 है अरेमेजक। तो यहाँ पे पाली ही थी, तो शायद ये जो प्रश्न है वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र धर्म ग्रंथ, ये भी प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे बौद्धों का जो प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, जो कि हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाओं को खोदने का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो 1 है कदम्ब, 3 है सातवाहन, 4 है राष्ट्रकूट और 4 है मराठा। तो 1 है कदम्ब, 2 है सातवाहन, 3 है राष्ट्रकूट और 4 है मराठा। तो जो भी बौद्ध के अजंता की गुफाओं का खोदने का जो कार्य शुरू हुआ था वो था सातवाहन जो राजा थे उनके काल के दौरान। तो अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ सबसे बाद वाला ग्रंथ है। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन अगर हम हमारे देखें तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है दिव्य वंदना, 2 है दोहा कोसा, 3 है वज्र छेदिका और 4 है वामसात पाकिनी। तो अंत में जो लिखा गया और ग्रंथ या सबसे बाद वाला ग्रंथ जो बौद्ध धर्म का है वो है वामसात पाकिनी। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में कुल बुल मतलब बैल जो है का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है। तो यहाँ पे है 1 है जन्म, 2 है महाभिनिष्क्रमण, 3 है प्रबोध और 4 है महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में बैल का जो संबंध है वो है जन्म से, मतलब जन्म का संबंध बैल से है। महाभिनिष्क्रम का जो संबंध है वो है घोड़े से, और प्रबोध का शायद कमल है। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है अफगानिस्तान में बुद्ध की जो 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित किस स्थान पर नष्ट किया गया था। तो यहाँ पे 1 है कंधार में, दूसरा है याकायुला में, 3 है बामियान में और ऑप्शन 4 है मज़ार शरीफ में। तो यहाँ पे बुद्ध की जो 2 मूर्तियाँ जो नष्ट की गई थी वो थी बामियान शहर में, अफ़गानिस्तान के बामियान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट किया गया था। तो अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये भी पहले ही पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो ऑप्शन है कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में है मृत्यु। तो अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पे 1 है ऑप्शन वाराणसी, 2 है गया, 3 है नालंदा और 4 है तक्षशिला। तो 5वीं शताब्दी का प्राचीन विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई थी उस विद्यालय की वो थी नालंदा में। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है बुद्ध के प्रबोध मतलब बुद्ध को जो प्रबोध मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो उस जगह का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे 1 है सारनाथ, 2 है बोध गया, 3 है कपिल वस्तु और 4 है राजगृह।
तो ये बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान था बौद्ध गया, जो कि है बिहार में स्थित। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। 1 है त्रिरत्न, 2 है त्रिवर्ग, 3 है त्रिसर्ग और 4 है त्रिमूर्ति। तो बुद्ध धर्म और संघ जो तीनों मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। तो अगला प्रश्न देखिए, तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है। तो ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म ही है जो प्रसार करता है कि इच्छा ही सभी कष्टों का या दुखों का कारण है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। 1 ऑप्शन है जैन, 2 है बौद्ध, 3 है हिंदू और 4 है ईसाई। तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है अरिष्टनेमी, 2 है पार्श्वनाथ, 3 है अजितनाथ और 4 है ऋषभ। तो यहाँ पे जैनियों के प्रथम तीर्थकार जो थे वो थे ऋषभ देव। तो अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है महावीर कौन थे। 21वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर या 24वें तीर्थकर। तो यहाँ पे महावीर जो थे वर्धमान महावीर वो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। 1 ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, 2 है लुम्बिनी उद्यान, 3 है कुलुगुमले और 4 है पावापुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पावापुरी, तो इस जगह पे महावीर की जो है मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है महावीर की माता का नाम क्या था। 1 है यशोदा, दूसरा ऑप्शन है अनुजा, तीसरा है त्रिशला और चौथा है देवनंदी। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड जो महावीर थे मतलब वर्धमान महावीर थे, उनकी माता का नाम था त्रिशला। तो इसमें अगला प्रश्न है लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है 2000 ईस्वी सन में, दूसरा है 2006 ईस्वी सन में, तीसरा है 2001 ईस्वी सन में और चौथा है 2005 ईस्वी सन में। तो 26वां जो जन्मोत्सव मनाया गया लॉर्ड महावीर का या वर्धमान महावीर का, तो मनाया गया था 2000 ईस्वी सन में। इसके बाद का प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे पूछा है महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो यहाँ पे 1 है शाक्य, दूसरा है ज्ञात्रिक, 3 है मल्लास और 4 है लिच्छवी। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ज्ञात्रिक कुल या गोत्र में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जैन साहित्य को क्या कहते हैं, मतलब जैनों का जो धर्म ग्रंथ है या पवित्र ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है त्रिपिटक, 2 है वेद, 3 है आर्य सूत्र और 4 है अंग। तो यहाँ पे देखें तो जो जैन साहित्य है उसे हम कहते हैं अंग। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक। तो जिस शासक या राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया है वो थे चंद्रगुप्त मौर्य।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीयक शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिए गए हैं चित्रित धूसर बर्तन, दूसरा है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, तीसरा है गेरू रंग वाले मृदभांड और चौथा है काले और लाल बर्तन। तो यहाँ पे उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो थे भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए थे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना जो लौह युग जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन एक है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, दूसरा है काले और लाल मृदभांडों के साथ, तीसरा है उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांडों के साथ और चौथा है गेरू रंग वाले मृदभांडों के साथ। तो लौह युग जो जुड़ा है वो है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है बिंदुसार, दो है बिंबिसार, तीन है अजातशत्रु और चार है वासुदेव। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे मगध के जो उत्थान के लिए उत्तरदायी जो राजा था वो था बिंबिसार। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार जो थे इसको हमें बताना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे एक चार्वाक, दो कौटिल्य, तीन पाणिनि और चार कपिल। तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा था वो पाणिनि ने लिखा था। तो अगला प्रश्न देखिए तो सिकंदर महान का शिक्षक कौन था ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक है डेरियस, दो है साइरस, तीन है सुकरात और चार है अरस्तु। तो सिकंदर का जो शिक्षक था या अध्यापक था, सिकंदर को पढ़ाने वाला जो था वो था अरस्तु, जिसे हम जीवशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे एक है अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कनिष्क और चौथा है सिमुक। तो बिंदुसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु, जिसने अपने सत्ता के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है 323 ईस्वी सन पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, उस जगह का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे एक है फारस में, दो है बेबीलोन में, तीन है मेसोडिनोनिया में और चार है तक्षशिला में। तो यहाँ पे सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी सन पूर्व में, तो हुई थी बेबीलोन में। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है सुलेखन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है सुंदर लेखन, दो है मूर्तिकला, तीन है शिलालेखों पर नक्काशी और चार है चित्रकला का उन्नत ढंग। तो यहाँ पे सुलेखन मतलब उसका अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन। तो यहाँ पे अगर हम अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे जो लिखने वाली जो भाषा थी, विविध ग्रंथ या साहित्य जिस भाषा में रखे गए हैं वो किस भाषा में रखे गए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन एक है, दो है पाली, तीन है ब्राह्मी और चार है खरोष्टी। तो यहाँ पे संस्कृत जो है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की अधिकृत या प्रयुक्त भाषा थी।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हेरोडोटस जो है वो उसे हम क्या मानते हैं। तो यहाँ पे 1 है इतिहास का जनक, 2 है भूगोल का जनक, 3 है राजनीति शास्त्र का जनक और 4 है दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस को हम इतिहास का जनक मानते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रावी, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है सतलुज और चौथा है चिनाब। तो झेलम नदी के जो है तटों पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने पड़ाव डाला था। तो अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर और पोरस की सेना ने जो लड़ाई लड़ी थी वो जगह कौन सी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइडेपिस में, झेलम में, पानीपत में और तराइन में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हाइडेस्पीच में जो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है काशी, दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है मिथिला और चौथा है पाटलिपुत्र। तो भारतीय नगर जो था, जो 3 विद्वानों का विज्ञान जो थे उस काल के, वो कहाँ के थे। तो यहाँ पे मिथिला जो है उनका स्थान था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है मगध के राज्यवंशों को कालानुक्रम लिखिए। तो यहाँ पे 1 दिया है नंद, 2 है शिशुनाग, 3 है मौर्य और 4 है हर्यक वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 2 3 1, 2 है 2 1 4 3, 3 है 4 2 1 3, 3 1 4 2। तो यहाँ पे अगर कालानुक्रम इसको रखे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर आएगा शिशुनाग, फिर आएगा नंदवंश और अंत में आएगा मौर्य वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर। तो अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है महाभाष्य लिखा था, मतलब महाभाष्य के कवि या लेखक जो थे वो कौन थे, हमें बताना है। तो यहाँ पे 1 है गार्गी, 2 है मनु, 3 है बाण और 4 है पतंजलि। तो महाभाष्य जो लिखा था वो लिखा था पतंजलि ने। तो ये थे पूरे 100 सवाल जो कि हमने अभी देखे हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो अगला भी हम हिस्ट्री के ऊपर ही मॉक लेंगे जो कि होंगे मध्यकालीन या प्राचीन भारत से संबंधित ही।